दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विदेशी व्यापार पे और विदेशी व्यापार से जुड़े हुए तमाम एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें शेयर भी देखेंगे, मुक्त व्यापार समझौता भी देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार की ट्रेंड या प्रवृत्ति, दिशा, डायरेक्शन, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ वैश्वीकरण का भारत के विदेशी व्यापार पर क्या असर पड़ा है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप 69 बीपीएससी और एफए में फाइनल करना चाहते हैं, अर्थात मेंस की तैयारी बहुत एडवांस करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को 100% कंप्लीट कर लेंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह जानना है कि विदेशी व्यापार क्या होता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच नहीं, एक साथ कई देशों के साथ व्यापार किया जाता है, लेकिन अमूमन विदेशी व्यापार होता है दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं की क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देशों में से क्रय करता है तो आयात हो जाएगा। कोई देश दूसरे देशों में को बेचता है तो वह निर्यात हो जाता है। यानी निर्यात में हम प्राप्त करते हैं, आयात में भुगतान करते हैं। यानी कोई देश दूसरे देशों को भुगतान करेगा तो वह क्या होगा, आयात होगा। और कोई देश दूसरे देशों से प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार। तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्यात। प्राप्त कर रहे हैं, भुगतान हो रहा है। प्राप्त कर रहे हैं यानी आपको भुगतान कर रहा है। समझ गए होंगे। तो अब हम, यानी आयात में क्या होता है कि हम भुगतान करते हैं और निर्यात में हम प्राप्त करते हैं। अब विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान वैश्वीकृत और एकीकृत दुनिया में वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए विदेशी व्यापार आवश्यक है। जो ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक छत के नीचे आ गया है, जुड़ गया है। किससे जुड़ा है? टेक्नोलॉजी से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। देखते होंगे अमेरिका की वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग साइट पे। तो पूरी दुनिया जो है संचार तकनीकी के माध्यम से जुड़ गया है। इस संचार तकनीकी से जुड़ गया है तो पूरी दुनिया एक गांव में बदल गया है, एक वैश्विक गांव में, एक छत के नीचे आ गया है सारे देश। तो इस छत के नीचे जब आ गया है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, आदान प्रदान होनी चाहिए। तो वैश्वीकृत और एकीकृत दुनिया में देशों को वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए विदेशी व्यापार आवश्यक है। दूसरा है कि देखिए, कोई देश संपूर्ण आत्मनिर्भर नहीं होता है। आत्मनिर्भर नहीं होता है, कुछ न कुछ। जैसे कि भारत है, कच्चे तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, दाल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कच्चे सामग्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की कच्चे सामग्री या फार्मा इंडस्ट्री के कच्चे माल के लिए भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। तो भारत जो है क्या करता है, आयात करता है चीन से फार्मास्यूटिकल। भारतीय दवा कंपनी जो है अपने मटेरियल्स जो है कच्चे माल आयात करते हैं। हम पेट्रोलियम जो है, कच्चे तेल मणिपुर के देश रूस, अमेरिका से आयात करते हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो विदेशी व्यापार होती है। साथ ही साथ विभिन्न देशों के बीच जो है श्रम, पूंजी, तकनीकी कुशलता में अंतर होता है। किसी देश में उत्पादन सस्ता पड़ता है, किसी देश में उत्पादन महंगा होता है। क्योंकि चीन में सस्ता श्रमिक है, भारत में सस्ता श्रमिक है, लेकिन भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। यूरोपीय यूनियन के देश या अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, वो मशीन से उत्पादन करता है तो उसका उत्पादन सस्ता होता है। लेकिन भारत के पास मशीन नहीं है तो इसका उत्पादन जो है महंगा होता है।
स्थिति में क्या करता है कि देश जो है, और गुणवत्ता में भी अंतर होता है, तो एक देश जो है कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तु दूसरे देशों से आयात कर लेता है। अब हम चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों आयात करते हैं? क्योंकि वह सस्ता पड़ता है, हमारे पास वो महंगा होता है। कोरिया जापान से हम इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी जो है, मेट्रो ट्रेन का टेक्नोलॉजी के क्यों आयात किए हैं? उसके पास प्रचुरता है। हम रक्षा उत्पाद जो है रूस फ्रांस से क्यों आयात की? उस पास टेक्नोलॉजी है। यही स्थिति है, हम भी निर्यात करते हैं। तो देशों के बीच श्रम, पूंजी, तकनीकी कुशलता में अंतर होता है। जिस देश में सस्ता होता है उस देश से जो है दूसरे देश जो है आयात करता है। जिस देश में महंगा होता है, जिस देश में सस्ता होता है, वह देश अपने वस्तु को दूसरे देश में निर्यात करता है, या दूसरे देश उस देश से जो है क्रय करता है। समझ रहे हैं? जहाँ सस्ता होगा वो निर्यात करेगा, वो देश निर्यात करेगा, और दूसरा देश उसी को जो है आयात करेगा। ये स्थिति है। अब विदेशी व्यापार का क्या महत्व है, हम उसको देखेंगे। विदेशी व्यापार के कई महत्व है। उत्पादन में वृद्धि होता है। अब कहिए क्या? पूंजीगत वस्तु को, जो विभिन्न प्रकार की मशीन होता है, कच्चे माल होते हैं, हम उसके आयात करते हैं, उससे हमारे देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। पूंजीगत वस्तु, समझते हैं? प्रबंधकीय कुशलता, उद्यम कुशलता में देखिए, अगर हम दूसरे देशों से पूंजीगत वस्तुएं, मान लीजिए रक्षा उत्पादों को निर्यात कर रहे हैं, राफेल विमान का हम आयात किए, तो राफेल विमान आया है तो उसके रख रखाव मरम्मत क्या होगा? भारत में होने लगेगा। भारत के लोग भी उसके रख रखाव से परिचित हो जाएंगे, तो भारत के लोगों में तकनीकी कुशलता में वृद्धि होगी, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होगी। हम मेट्रो की टेक्नोलॉजी जापान से आयात किए हैं, लेकिन यहाँ के बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी जापान से आयात कर रहे हैं, लेकिन अब बुलेट ट्रेन भारत में चलेगा, निर्माण होगा, यहाँ मैनेज होगा, तो यहाँ पर प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होगी। हम विशेषज्ञों, अमेरिका के विशेषज्ञों को भारत में रखते हैं, तो यहाँ प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। देश में, देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। देखिए, अगर आपको निर्यात करना है तो विदेशी व्यापार में क्या होता है कि अगर आपको वस्तु सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने बने रहने की, अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको अपनी सामान बेचने के लिए आपको प्रतिस्पर्धा में बने रहना होगा, उसकी क्वालिटी में सुधार करना होगा। इससे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रभाव मिलता है, इससे वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होती है। अर्थव्यवस्था के आकार में, अब देखिए, जब निर्यात होगा तो घरेलू देश में उत्पादन बढ़ेगा। हम मान लीजिए इसका निर्यात अधिक से अधिक कर रहे हैं, तो निर्यात कर रहे हैं तो इसका उत्पादन हमारे देश में बढ़ेगा। उत्पादन इसका अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का आकार, जो 2047 तक जिसकी प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, वो पूरा होगा। रोजगार सृजन, अब देखिए, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तो उत्पादन होगा, तो उत्पादन के दौरान लोग काम करेंगे। साथ ही साथ वस्तु सेवाओं को एक स्थान से दूसरी जगह परिवहन में भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो वस्तु सेवाओं को बंदरगाह पर ले जाना, फिर बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाना, इस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा। अब वस्तु उत्पादन होगा, उस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा। और गरीबी निवारण में योगदान, देखिए, विदेशी व्यापार गरीबी निवारण कई रूप से योगदान करता है। सबसे पहले आप देखेंगे गरीबी निवारण में तो निर्यात होता है, निर्यात बढ़ता है, क्योंकि विदेशी व्यापार निर्यात, हर देश निर्यात को अधिकतम करने की कोशिश करता है। तो निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होगी। अब विदेशी व्यापार में मान लीजिए भारत में दाल की कीमतें अधिक है, तो भारत जो है क्या करेगा? दूसरे देशों से जो है दाल आयात कर लेगा सस्ता, और भारत में दाल सस्ता हो जाएगा, तो गरीबों की महंगाई से रक्षा होगी। निर्यात बढ़ावा मिलेगा तो उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो उत्पादन अगर अधिक होगा तो सरकार को टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इसके रूप में राशि प्राप्त होती है। इस राशि से सरकार क्या करती है? गरीबी निवारण पर खर्च करती है।
साथ ही साथ उत्पादन अगर बढ़ेगा तो उस द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है, और उस रोजगार से लोग अपनी आय बढ़ाकर गरीबी दूर करते हैं। समझ रहे हैं? ये स्थिति है। महंगाई पर नियंत्रण समझिएगा, अगर कोई वस्तु भारत में महंगा है तो उसको आयात करके उस पर हम कंट्रोल करते हैं ना। तो यह स्थिति है। तो विदेशी व्यापार का महत्व जो है इन रूपों में है। अब विदेशी व्यापार की संरचना देखिए, विदेशी व्यापार की संरचना का अर्थ है आयात निर्यात के स्वरूपों से, यानी कोई देश कौन कौन सा वस्तु का निर्यात करता है और आयात करता है। संरचना में, ये स्ट्रक्चर में यही होता है। और दिशा में क्या होता है कि आप किस देश में निर्यात कर रहे हैं, किस देश में जो है आयात कर रहे हैं। और ट्रेंड का अर्थ है कि आप विभिन्न वर्षों में क्या आपका ट्रेंड रहा है, तो एक ही साथ दिखाए हैं, इसी से आप दोनों लिख लीजिएगा। तो भारत में निर्यात का अगर ट्रेंड संरचना देखेंगे तो भारत की निर्यात संरचना में देखिए 21.1% योगदान जो है पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, यानी भारत कुल निर्यात जितना करता है उसका 21% जो है अप्रैल से दिसंबर 2022 का डेटा है। हम आर्थिक सर्वे 2022-23 का डेटा दे रहे हैं। हम सर्वे पर ही भरोसा करते हैं। सर्वे सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उससे अच्छा कोई किताब नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। तो 2022 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत के निर्यात संरचना में 21.1% पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट का था, और गैर पेट्रोलियम वस्तुओं में जो है फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, इस सब का योगदान जो है 78.9% था। इसका निर्यात कर रहा है। और पेट्रोलियम उत्पाद का भी निर्यात कर रहा है। पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट का भी भारत निर्यात करता है। निर्यात ट्रेंड में देखेंगे तो 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो है भारत जो है 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसे बिलियन अमेरिकी डॉलर में है, निर्यात किया था। लेकिन 21-22 में कोविड-19 के कारण इसमें गिरावट आ गई थी। फिर 2022 में जो है वस्तुओं का निर्यात, पण्य माने वस्तु होता है, वस्तु का निर्यात 332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया था। फिर 2021 में घटकर 305.8 बिलियन डॉलर हो गया है। यदि अगर देखेंगे 21 से 22 की तुलना में भारत के पण्य निर्यात में वृद्धि हुआ है। 21-22 की तुलना में 22-23 में भारत के कुल पण्य निर्यात में क्या हुआ है, कुल निर्यात है में वृद्धि हुआ है। अगर हम देखेंगे 22 में जो है 2021 में गैर पेट्रोलियम गैर आभूषण निर्यात जो है 233.5 था, जो 21 में जो है 230 था। यानी 21 की तुलना में 22 में गैर पेट्रोलियम और गैर आभूषण निर्यात में वृद्धि हुआ है। याद रखिएगा, बस इस डाटा को देखना है और इसी को पीडीएफ में लिखा हुआ है, लिख दीजिएगा। अगर हम आयात पे देखेंगे तो 21 में जो है मेरा आयात जो है 421.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 22 में जो है बढ़कर 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। क्योंकि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुआ है, तो लोगों की वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ी अर्थव्यवस्था में, इसलिए आयात बढ़ गया है। आयात संरचना में देखेंगे तो भारत अप्रैल से दिसंबर 22 के बीच जो है पेट्रोलियम कच्चे तेल का आयात किया था 163.9 बिलियन जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है आयात किया था। और इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो है आयात में मशीनरी, जैविक, अजैविक रसायन का जो है क्या किया था, आयात किया था। अगर हम आयात संरचना में देखते हैं तो आपको पता चलेगा भारत में जो है प्रमुख आयात में जो है पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पाद का आयात जो है 45.6% बढ़कर 163 हो गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है आयात में। अब प्रमुख आयातित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक बता दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला, कोक, मशीनरी, जैविक अजैविक रसायन है। लेकिन कच्चा तेल का आयात जो है सर्वाधिक है। आयातित वस्तुओं में सर्वाधिक जो है कच्चा तेल का आयात किया जाता है। अगर हम भारत के सेवाओं का व्यापार अगर देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है सेवाओं के व्यापार में अगर आप देखते हैं तो भारत के जो है कुल सेवा निर्यात में 60% योगदान जो है सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं का है। सॉफ्टवेयर व्यावसायिक सेवाओं का है। और 22-23 में 21-22 की तुलना में जो है सेवाओं का आयात जो है 25.1% से बढ़कर 147 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 22-23 में क्या हुआ है कि सेवाओं के आयात में वृद्धि हुआ है। अब भारत के निर्यात में 60% योगदान सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात में सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं का है। इस बात को याद रखिएगा। और कुल आयात अगर देखेंगे सेवाओं का व्यापार जो है निर्यात जो है 22-23 में 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। सेवाओं का कुल निर्यात, जगह कम था इसलिए हम बोल देते हैं, 254.5 बिलियन डॉलर रहा है, जो पिछले बार की तुलना में जो है 21-22 की तुलना में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुआ है। हम आगे देखेंगे इसी तरीके से जो है भारत के अगर विदेशी व्यापार की दिशा देखेंगे तो भारत के विदेशी व्यापार में निर्यात संरचना में निर्यात में जो है अमेरिका, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी जो है अधिक है। हिस्सेदारी जो है अधिक है। इसके बावजूद जो है पिछले कुछ वर्षों में भारत के निर्यात विविधीकरण में वृद्धि हुआ है। यानी दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरब इसकी भूमिका बढ़ी है। और इसके साथ साथ चीन की भूमिका अगर आप देखेंगे तो भारत के आयात के संबंध में चीन, संयुक्त अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब का भारत की कुल आयात में जो है 40% जो है हिस्सा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में चीन के साथ आयात में जो है कमी हुआ है। हम 22-23 की बात बता रहे हैं, वह 22-23 के बाद 21-22 तुलना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यह है, इसको देख लीजिएगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। तो विदेशी व्यापार नीति 2023 जो है लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य है 2030 तक भारत के व्यापार को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। और हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार रूस, मलेशिया, बांग्लादेश, यूएई के साथ जो रुपये में कारोबार की अनुमति दी है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार की जो भुगतान संबंधी चुनौती है वो दूर होगा। कृषि निर्यात नीति 2018, इस नीति में जो है इस नीति के माध्यम से कृषि निर्यात नीति 2018 में के द्वारा इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है कृषि वस्तु के निर्यात को बढ़ावा देना। समझ रहे हैं? और किसानों की आय को दुगुना करना। और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात अवसंरचना के लिए जो है एक योजना शुरू की है। और इस योजना के माध्यम से विभिन्न राज्य के शासित प्रदेशों को निर्यात अवसंरचना बढ़ाने के लिए जो है सहायता दी जाती है। ओन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है एक जिला एक उत्पाद, इससे जिलों के माध्यम से जिले के आर्थिक विकास की संभावना को दोहन करने के लिए और जिले के उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए, वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से जिले के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक बाजार में जो है निर्यात करने का जो है लक्ष्य है, परिकल्पना की गई है। निर्यात ऋण गारंटी निगम जो है, यह देखिए यह एक एजेंसी है। यह जो एजेंसी जो है जो वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उसको गारंटी प्रदान करता है। इसका जो है भुगतान का जो है एक प्रकार का यह जो है गारंटी प्रदान करता है। कृषि उड़ान योजना, ये भारतीय विमानन प्राधिकरण जो है कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए जो है जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्गो है, कार्गो को जो है परिवहन मार्ग पर छूट प्रदान करती है। अब हम लोग जो है सेज देखेंगे। देखिए
सेज देखेंगे, सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, सेज जो है शुल्क मुक्त एक घरेलू देश में जो है सीमा के बाहर, सीमा शुल्क के बाहर एक क्षेत्र माना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है घरेलू देश में ही शुल्क मुक्त जो है सीमा शुल्क के बाहर जो है एक क्षेत्र माना जाता है। इसका उद्देश्य है निर्यात को अधिकतम करना, निर्यात को बढ़ावा देना। और सरकार इसके लिए 2000 में सेज नीति लाई थी। फिर इस नीति को प्रभावी करने के लिए 2000 में सेज एक्ट जो लाया गया था, वर्तमान में लागू है। सेज एक्ट का उद्देश्य है कि सेज की स्थापना करना और सेज की स्थापना करना और सेज के तहत जो है सारी मंजूरी, इस एक प्रकार का एक टाउनशिप होता है सेज, जब बहुत सारे कारखाना होते हैं और उसमें उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन को सीधे जो है विदेशों में जो है निर्यात किया जाता है और उसको जो है विभिन्न प्रकार के छूट दी जाती है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा वहाँ सभी प्रकार के जो है बिजली की, पर्यावरण की, बैंकिंग की, निर्यात आयात की सारी तरह की मंजूरी के लिए एकल विंडो सिस्टम होती है, एकल विंडो सिस्टम होता है। और इसके जो विकास करता है उसको जो है सरकार जो है अनुदान के रूप में, कर छूट के रूप में जो है सहायता प्रदान करती है सेज को। और सेज जो है के पक्ष विपक्ष में कई तर्क है। अब देखिए सेज के पक्ष में क्या तर्क है। अब देखिए, अभी देख लीजिए भारत में कुल कितने सेज जो है कार्यरत है, उसको देखना जरूरी है। भारत में वर्तमान में जो है 425 सेज को जो है मंजूरी दी गई है और 378 सेज जो है वर्तमान में अधिसूचित है, जिसमें 265 सेज जो है सेज इकाई जो है चालू है। 31 दिसंबर 2020 तक सेज में 54,456 करोड़ रुपया का निर्यात किया गया था। और सेज का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है रोजगार का सृजन, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात समृद्धि, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मुहैया करना, रोजगार का सृजन करना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, इसके उद्देश्य है। अब सेज के पक्ष में क्या तर्क है उसको देखना जरूरी है। देखिए, जैसा कि जानते हो कि पूरे देश में बुनियादी ढांचा की व्यवस्था करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। पूरे देश में जो है सड़कों का जाल बिछाना, रेल मार्गों का निर्माण करना, विश्व स्तरीय जो है इंफ्रा गोदाम बनाना, ये सब बहुत ही मुश्किल काम है पूरे देश में। अब पूरे देश में बिछाने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इससे व्यापार को भी बढ़ावा देना है। तो सेज के तहत क्या होता है कि किसी खास क्षेत्र में उन्नत बुनियादी ढांचा का विकास कर दिया जाता है। वहाँ उत्पादन इकाई जो है अपना विभिन्न प्रकार के जो उद्यमी है वो अपना इकाई स्थापित करके उत्पादन करता है और उसको विदेशों में निर्यात करता है। इससे क्या होगा? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की चुनौती है वो दूर होती है। सरकार जो है सेज को आर्थिक समृद्धि के वाहक के रूप में प्रचारित करती है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, बुनियादी ढांचा की कमी को दूर होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सरकार का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होंगे। सरकार के सेज के पक्ष में है, लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारा तर्क है। देखिए, सेज के विपक्ष में क्या तर्क है, आप देखेंगे कि सेज जो है पहले बताया कि एक टाउनशिप होता है जहां बहुत सारा कंपनी एक ही साथ काम करता है, सरकार इसको छूट देती है। तो सेज जो है सरकार का मानना है कि सेज का विकास करने, जहां सेज का विकास किया जाएगा, मान लीजिए यहाँ टाउनशिप नोएडा में बनाया जाएगा या बेंगलोर में, तो बड़े पैमाने की भूमि का
अधिग्रहण करना पड़ेगा बड़े पैमाने पे। भूमि अधिग्रहण होती है। अब भूमि अधिग्रहण में बड़ी चुनौती है भारत में। जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण शहरीकरण बढ़ रही है, भूमि की मांग बढ़ रही है, तो किसान जो है या लोग जो है अपनी भूमि नहीं देना चाहते हैं। अभी जो है नंदीग्राम में जो है, सिंगूर में जो है टाटा नैनो की स्थापना के लिए जो है सेज की इकाई स्थापना करने के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद आप देख चुके थे। नंदीग्राम, सिंगूर, गोवा में भी इसी तरीके से विवाद पैदा हो रहा है। मुंबई में जो है महानगर विकास जो है, अब देखेंगे महामुंबई परियोजना का विरोध भी जो है किसान इसीलिए कर रहा है कि वह जो है अपना भूमि जो है नहीं दे रहा है। तो किसान जो है इस सेज नीति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने में किसानों की भूमि जो है चली जाती है। समझ रहे हैं। दूसरा है इसके जो पक्ष विपक्ष में सेज जो है इकाइयां जो है ज्यादातर विकसित राज्यों में है और विकसित राज्यों के विकसित शहरों में है। सेज की स्थापना उन्हीं राज्यों में की जा रही है जो पहले से विकसित है। बिहार जैसे पिछड़ा औद्योगिक विभिन्न राज्यों में स्थापना नहीं की जा रही है, पूर्वी में स्थापना नहीं की जा रही है। इससे क्षेत्रीय असमानता और बढ़ने की संभावना है। मुंबई में नई सेज की स्थापना की जा रही है, बेंगलोर में की जा रही है, तमिलनाडु में की जा रही है, हरियाणा में की जा रही है। यहाँ तो पहले से औद्योगिकरण है, इस क्षेत्रीय असमानता और बढ़ गई है। नोएडा में की जा रही है। अब बहुत सारे सेज इकाई जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत है, जबकि जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम सेज इकाइयां जो है काम कर रही है। तो ये भी एक जो है चैलेंजिंग है इसमें। और सेज की विकास करने वालों को बड़े पैमाने पर जो है राजकोषीय प्रेरणा दी जाती है। राजकोषीय प्रेरणा यानी विभिन्न प्रकार के टैक्स से छूट दी जाती है। अभी कैग का एक रिपोर्ट है 2006-07 से लेकर अब 2014 तक जो है सेज इकाइयों को जो है 83,104 करोड़ रुपया की जो है रियायत दी गई थी। तो सेज इकाइयों को जो टैक्स के रूप में छूट दी जाती है, इससे सरकार को राजकोषीय नुकसान भी होता है। इसके विपक्ष में यही तर्क है। इसके बावजूद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को दूर करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण जो है पहल है, सेज है। अब हम व्यापार समझौता पे चर्चा करेंगे। अब व्यापार समझौता से जुड़े हुए सारे चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। अब हम क्षेत्रीय व्यापार समझौता, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता या क्षेत्रीय व्यापार समझौता जो है WTO के नियमों के अनुसार व्यापार और निवेश में किसी देश की दक्षता का लाभ उठाने के आर्थिक साधन होते हैं। याद रखिएगा, जो समझौता होता है, जो व्यापार समझौता जो होता है WTO के नियमों के अनुसार किसी देश का व्यापार और निवेश में अपनी दक्षता का लाभ उठाने के लिए आर्थिक साधन होते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि दो देश जो है कम शुल्क पर व्यापार करने के लिए समझौता करते हैं, कम शुल्क पर, ताकि व्यापार को, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके कई लाभ होते हैं। यह जो दो देशों के बीच व्यापार समझौते किए जाते हैं WTO के तहत जो है बहुपक्षीय व्यापार वार्ता की तुलना में बहुत सरल होता है। देखिए, जैसा कि जानते होंगे कि वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के बीच के मंच पर व्यापार समझौता जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि सभी देशों की सहमति नहीं हो पाती है, इसलिए व्यापार अवरुद्ध होता है। लेकिन दो देशों में जो व्यापार समझौता है वह उसकी बातचीत करना आसान होता है, सरल होता है। साथ ही साथ वो भू राजनीतिक
वो राजनीतिक विचारों के अनुकूल होते हैं। मतलब जैसे कि बांग्लादेश के साथ हम कर लिए, मान लीजिए जापान के साथ कर लिए, ज्यादा नजदीक होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, गैर ट्रैफिक बाधाओं को दूर करके व्यापार को बढ़ाने में यह कारगर होता है। टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करके व्यापार बढ़ाने का एक कारगर उपाय है। यह व्यापार समझौता जो होता है निर्यात को विविधीकरण करने का अवसर प्रदान करता है। और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अगर मान लीजिए जो है भारत का प्रतिस्पर्धा चीन से है, तो उसकी तुलना में हम कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तु ऑस्ट्रेलिया के से प्राप्त कर लेंगे, यूएई से प्राप्त कर लेंगे। तो प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम लागत पर कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं तक पहुंच जो है तो सुविधा प्रदान करता है। भारत अभी तक 13 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, 6 अधिमान्य व्यापार समझौता जो है किया हुआ है। और कई देशों के साथ भारत जो है मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता कर रहा है, जिसमें भारत ब्रिटेन, भारत कनाडा, भारत यूएई। अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया की ECTA आर्थिक भागीदारी व्यापार समझौता जो है हुआ है। और भारत यूएई के साथ व्यापक आर्थिक सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हुआ है। तो भारत यूएई के साथ व्यापार समझौता हुआ है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भी हाल ही व्यापार समझौता हुआ है। लेकिन भारत ब्रिटेन और कनाडा यूएई के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन इस बातचीत में कनाडा के साथ भी जो है खालिस्तान मुद्दा को लेकर बातचीत रुक गई है। भारत यूएई 2007 से व्यापार वार्ता की शुरुआत किया है, लेकिन 2013 तक रुक गया था, फिर जो है शुरुआत हुई है। तो भारत यूएई की जो व्यापार समझौता है होने वाला है, इसमें कई प्रकार की चुनौती है। भारत का मांग क्या है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक की 15 श्रेणियों को यूएई पंजीकृत करे। भारत यूरोपीय यूनियन भारत को डेटा सुरक्षित देश के रूप में मान्यता दे। यूरोपीय यूनियन टेलीकॉम एलिमेंट्स की अनिवार्य टेस्टिंग की व्यवस्था करे। भारत जो है यूएई से किसानों और डेयरी के हितों की रक्षा के लिए जो है की मांग करता है। और यूएई द्वारा जो है मेटल पर कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। और यूरोपीय यूनियन का भी भारत के संबंध में कुछ चुनौती है। फाइटोसैनिटरी के मुद्दे पर जो है भारत और यूएई के बीच जो है एक द्वंद्व है। उसके बाद भारतीय वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने, डिजाइन, पैकेजिंग, इसको लेकर भी यूएई का कुछ चुनौतियां है। और टेक्निकल ट्रेड बैरियर को लेकर भी जो है ईयू और भारत के बीच जो है असहमति है। ईयू का मानना है कि भारत का व्यापारिक वातावरण है पाबंदियों से भरा हुआ है। ईयू पेशेवर कामगारों की जो है पर भी सहमत नहीं है, कि आवाजाही पर भी सहमत नहीं है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके दोनों देशों के बीच जो है व्यापार समझौते में द्वंद्व है। इसके अलावा भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते में क्या द्वंद्व होगा वो PDF में है, देख लीजिएगा। अब प्रश्न है कि भारत के वैश्वीकरण का भारत के विदेशी व्यापार पर क्या असर पड़ा है। तो भारत के विदेशी व्यापार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लक्षण पड़ा है। अब देखिए व्यापार में वृद्धि हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार में वृद्धि निर्यात आयात की तुलना में अधिक हुआ है। आयात भी बहुत हुआ है, निर्यात की तुलना में आयात ही अधिक है। तो व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन 1990-91 से तुलना कीजिएगा तो व्यापार में वृद्धि हुआ है निर्यात में। 1990-91 में जहां 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात होता था, वह 2022 में बढ़कर 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी व्यापार में विविधीकरण, आज भारत का विदेशी व्यापार जो है लैटिन अमेरिका देशों, ब्राजील, सऊदी अरब, इन सब देशों में जो है हो रहा है। चीन के साथ व्यापार, अमेरिका के साथ व्यापार वृद्धि हुई है।
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार में वृद्धि। 1991 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 16 से 18% व्यापार होता था, जो 2021 में 45.3% हो गया है, वृद्धि हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति हुई है। 2005 में भारत को 131.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। 2022 में बढ़कर 555.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। निर्यात आयात संरचना में वृद्धि हुआ है। वर्तमान समय में भारत जो है कच्चे तेल का, कोयला का अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात में वृद्धि हुआ है। दूसरी तरफ भारत जो है रसायनों का निर्यात कर रहा है, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है, रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। ये स्थिति है। और विदेशी व्यापार से भारत की गुणवत्ता में सुधार हुई है। भारतीय वस्तुओं की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो वैश्वीकरण के कारण भारतीय वस्तुओं भारत के आयात में व्यापार घाटा में वृद्धि हुआ है, यानी निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ है। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ है। इसके अलावा जो है भारत व्यापार की संवेदनशीलता में वृद्धि हुआ है। व्यापार की चूंकि अर्थव्यवस्था जुड़ गया है, इसलिए व्यापार की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। और भारत में क्या हुआ है कि सस्ते आयात की मात्रा बढ़ गई, जिससे एमएसएमई पर दबाव पड़ा है, भारतीय एमएसएमई उत्पादों पर। और पिछले कुछ वर्षों के कारण क्या है कि हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जो व्यापार घाटा के रूप में है। लेकिन निर्यात में ही बढ़ोतरी हुई है और आयात में ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आयात में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये भारत की विदेशी व्यापार है, पीडीएफ में होगा, लिख लीजिएगा। और लेकिन मात्रात्मक रूप से देखिएगा तो भारत के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है 1991 के बाद। इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं, उसके बाद हम करेंट शुरू करेंगे।